दिनेश जी, क्या कहेंगे आप कि जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं और जो होने लगा है, आप सीधे सीधे हमले की स्थिति पैदा हो गई है। कौन इसके लिए दोषी है? किसे माना जाए? क्या करने वाला या कराने वाला? जिसने उकसाया है, उकसाने वाला? क्या आपकी इस पे प्रतिक्रिया है? सबसे सबसे पहले तो मैं आप सबको नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये वर्ष कुछ नया दिखाए और नए रंग में दिखे देश। बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा है कि दो चीजें होती हैं कई बार। एक ही वो घर में हम जाते हैं शाम को ना, तो रोजाना एक ही सब्जी हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती। बोल देते हैं कि भैया कुछ बदलाव कर लेना था। तो सत्ता और सरकारें भी ऐसी ही होनी चाहिए ताकि वो बदलाव होता रहे। अमेरिका में जब ओबामा प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने नारा ही ये दिया था, उनका स्लोगन नहीं था वोट फॉर चेंज। सो चेंज इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अब स्थिति बहुत उलट हो गई है। हम लोग इस वक्त क्या डेमोक्रेटिक सेटअप में जी रहे हैं, इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दूसरी बात यह है कि ये जो ईडी की हम बात कर रहे हैं, ईडी की मीनू जी ने बहुत बढ़िया कहा कि हम अपने वक्त में बहुत कम सुनते थे, देखते थे। कहीं कोई इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर फंडिंग की कोई बात हो जाती थी, या हर्षद मेहता जैसा कोई केस हुआ होगा जहां ईडी को हमने कहीं देख की बात सुनी होगी, तो वो एक बहुत 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 बड़े बड़े केसेस इस तरह के होते थे। मनमोहन सिंह जी के टाइम की मैं अब जो कोट कर रहा हूं वो एक इंफॉर्मेशन है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी ने जून 2022 में राज्यसभा में दी थी। ये इंफॉर्मेशन के अनुसार 2004 से 2014 तक करीब 112 केस ईडी ने एड्रेस किए थे, जो रेड्स करी थी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल का वक्त है, और इसमें 5,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन का इशू टोटल इन सारे केसेस में देखने में आया था। वेयर एज दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, 2014 से 2022 तक जो नंबर ऑफ रेड्स हैं वो 27 times more, 3,010 raids were conducted during the period 2014 to 2022 only. तो ये इसमें इसमें 99,000 करोड़ रुपीस का घपले का एलिगेशंस थे। इस तरह का ये मसला था। लेकिन हैरत की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इतने केसेस और इतने रेड्स हुए, इनमें से कन्विक्शन जो हुआ है 3,010 केसेस में, सिर्फ 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। सो आप ये देखिए कि इतनी ज्यादा रेड्स जो है, ये मुझे ये नहीं लगता कि ये रेड्स करप्शन और ये वो सब इनके पीछे का जो मंशा है वो करप्शन को कम करना या करप्शन पर कंट्रोल करना है। ये सिर्फ एक डर पैदा करना, खौफ की राजनीति जो गुजरात में होती रही पिछले 15 साल, वो अब देश में परिलक्षित होने लगी है। मेरा तो ये बड़ा साफ सा मानना है। और जहां तक करप्शन की बात है, करप्शन हर्षद मेहता का केस में जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया कि करप्शन तो पार्ट एंड पार्सल हो सकता है डेमोक्रेसी का। दे आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसा बहुत लिटरेरी लोगों ने भी ऐसा कहा है कि उसको हम एकदम से एब्सोल्यूट नहीं कर सकते। तो ऑब्सोलीट नहीं कर सकते हैं तो हम उसको कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें एक डिसिप्लिन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो अभी का जो केजरीवाल को जो धमकाया और डराया जा रहा है, वो उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि केजरीवाल बैठे हैं देश की राजधानी में, और देश की राजधानी में हर कोशिश करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के जो ये दो लोग हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा, शाह और मोदी, इनके अंदर ये एक खौफ नहीं बोल सकते, खुन्नस है अपने आप को, जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है ना, वो वाली स्थिति है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए किसी न किसी तरीके से
केजरीवाल को हटाने की एक कवायद शुरू हो रही है। आप देखें अभी ये जो केसेस चल रहे हैं जिसमें सत्येंद्र जैन और बाकी लोग, बाकी लीडर्स इनके अंदर घुसे जेलों में पड़े हुए हैं, ईडी के कब्जे में है, ये लोगों, अभी इसमें कोई एक नए पैसे की रिकवरी हुई है क्या? तो ये मसला तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए आपको 2-3 साल हो गए इसी मामले में, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये कोई मसला नहीं है कि आपके पास अगर कुछ है, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपके पास एविडेंसेस हैं, यू गो एंड प्रूव इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और फ्लोर ऑफ द कोर्ट। तो लेकिन वो सब तो नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है कि आप एक खौफ पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे शुरू में विलियम सर ने कहा कि ये जो चीजें हैं ना, ये इसलिए है कि आप या तो खामोश हो जाएं, अपनी जुबान बंद कर लें, या आप हमारे साथ चल लें। दो ही रास्ते हैं। तीसरा रास्ता अगर आप अख्तियार करेंगे तो आपके खिलाफ सीडी भी हो सकती है, ईडी भी हो सकती है, कुछ भी किसी भी तरीके से ये आपको हम आपको जीने नहीं देंगे। ये जो हादसा हुआ है वेस्ट बंगाल में, ये अब खुन्नस है। वहां से दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू आप देखें कि लोगों में किस तरह से अब हताशा हो गई है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आप देखें, वो नोट करें आप, वो ये है कि इस गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर अब लोगों को कितना भरोसा रह गया है। सबसे बड़ी बात इसमें जो डिटेरियोरेशन ऑफ जो ट्रस्ट की हुई है, वो जो इनका जो इसकी गरिमा इस संस्थान की खराब हुई है, उसका हश्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी उठेगा, एक ऑफिसर के ऊपर, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर्स और टीम चल रही है, उसके ऊपर या पत्थर फेंक दिए या उसके ऊपर ये सब होने लग गया। तो ये दुर्गति जो है, ये एक विभाग की नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विभाग आपको सामने ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर इस तरह की ये संस्थागत दुर्गति की जा रही है, और उसका इतना हालत खराब हो गया है। आप और देश के परिप्रेक्ष्य में, जैसे अरुण भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि किसी न किसी नतीजे के ऊपर ये पहुंचना पड़ेगा। इस तरह ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। डेफिनेटली हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। किसी का भी गला काट देना, किसी के ऊपर तलवार चला देना, किसी को हम बिल्कुल भी वो गुंडागर्दी को प्रोत्साहन नहीं दे सकते। लेकिन वे इस तरह एक संस्थान की हालत को इस तरह इस लेवल पर ले जाना, इसका दायित्व भी हमारे राजनीतिज्ञों का है, और जिसे वो भूल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उनको सिर्फ एक चीज चाहिए कि किसी भी तरीके से कहीं से भी आपको मैं एक और बात बड़ी स्पष्ट कर देता हूं कि आजकल ये जो रेड्स है ना, ये आप दिल्ली का एक्सेप्शन छोड़ दीजिएगा, आपको हिंदी हार्टलैंड में ये नहीं दिखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहे हैं। तो क्या होगा ये कि जैसे जैसे दिल्ली से दूरियां, आप साउथ की तरफ चल पड़ो, आप ईस्ट की तरफ को चल पड़ो, आपको ये इस तरह की हरकतें सरकार की या ईडी की जो देखने को मिलेगी, ये हो सकता है ये बढ़ भी जाए। तो हालत कंट्रोल करने चाहिए। ये ऐसा नहीं है, हमें हो सकता है सारी संभावनाएं बन जाए फिर से कि यहाँ पर एक चीज तो है नहीं सर, फिर बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि हम ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। अरे क्यों ना करें ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा? आपके जितने रिजल्ट्स हम देख रहे थे इन 5 स्टेट्स के, उनमें जब तक वो बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही थी फर्स्ट 2 राउंड्स, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो मतलब डिफीट मिल रही थी, उसका जो रिजल्ट ओवरकम है आफ्टर द फाइनल काउंटिंग राउंड्स, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है जब ईवीएम पर वो बात होती है। तो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों ना उठे? अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां पर क्या उसके ऊपर होगा क्या नहीं होगा, बट एक डिसेंट एडमिनिस्ट्रेटर को तो ये बोल देना चाहिए कि ठीक है, अगर हम जनता को, देश की जनता को ये मंजूर नहीं है तो हम वापस बैलेट पर आते हैं। बहुत सारी कंट्रीज जहां पर इन ईडीज को, इन ईवीएम्स को यूज किया जाता रहा और इनको इन्वेंट किया गया है, वो इनको यूज नहीं कर रहे हैं। आप क्यों इसके ऊपर टिके हुए हैं? क्योंकि आपको अपने से ज्यादा इसके ऊपर भरोसा है।
तो दैट इज द ओनली रीजन कि ये ईडी भी इसीलिए यूज हो रही है, कल को सीबीआई यूज होने लग पड़ेगी, तीसरा कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा आईएनए तक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मसला ये इन रेट्स का बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, ये रेट्स क्या मनमोहन सिंह जी के टाइम या कांग्रेस के टाइम या दूसरी सरकारें भी रही हैं देश में, उस टाइम क्या ये ईडी नहीं थी? डेफिनेटली ये उस वक्त भी आरोप लगते रहे हैं कि इन संस्थानों का मिसयूज होता है, इन संस्थानों का मिसयूज हो रहा है, आरोप लगते थे। लेकिन इस लेवल पर मिसयूज होने लगेगा, ये शायद हम लोगों को या इस देश के लोकतंत्र के लिए भी ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है।